तो हमारे चैनल की इस बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं धुरंधर मूवी के सेकंड पार्ट धुरंधर 2 की, जिस मूवी का पूरा नाम है धुरंधर द रिवेंज। धुरंधर 1 और धुरंधर 2 मूवी दोनों ही प्योर सिनेमाज हैं और इसीलिए तो जहां धुरंधर 1 मूवी ने 1300 से भी ज्यादा करोड़ का कलेक्शन किया है, वहीं पर ही धुरंधर 2 की भी इतनी ज्यादा हाइप है कि इसने सिर्फ एडवांस बुकिंग में 250 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है। और इसीलिए अगर इसी स्पीड से ये मूवी चलती रही तो आने वाले टाइम में ये मूवी 2000 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन कर सकती है। बाकी दोस्तों, मूवी की स्टोरी और एक्शन सीन्स की बात करें तो ये सारी की सारी चीजें धुरंधर 1 की तरह बिल्कुल परफेक्ट हैं। इसके साथ ही धुरंधर 2 की स्टोरी बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहां पर हम सभी ने धुरंधर 1 को खत्म होते हुए देखा था। और इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी धुरंधर द रिवेंज मूवी की पूरी स्टोरी को आप सभी के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं, ताकि आप बाकी चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज़ॉम्बी एपोकलिप्स को। तो दोस्तों, धुरंधर 1 और धुरंधर 2 मूवी की जो स्टोरी है वो बेसिकली एक मिशन के ऊपर बेस्ड है। एक ऐसा बड़ा और सीक्रेट मिशन जिसे इंडिया ने प्लान किया है पाकिस्तान को इंटरनली वीक करने के लिए। एंड इसी मिशन को नाम दिया गया है मिशन धुरंधर। एंड इस मिशन धुरंधर को एग्जीक्यूट करने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस रणवीर सिंह को चुनती है, जिसका मूवी के अंदर नाम होता है जसकीरत सिंह रंगी। और इसी जसकीरत सिंह रंगी को हमजा अली अंसारी की आइडेंटिटी देकर पाकिस्तान भेजा जाता है, ताकि वो पाकिस्तान कंट्री को इंटरनली वीक और डिस्ट्रॉय कर सके, ताकि फिर उसके बाद से पाकिस्तान इंडिया को कभी भी कोई नुकसान न पहुंचा पाए। एंड इस मिशन धुरंधर के दौरान ही हमजा अली एक बलोच की पहचान लेकर पाकिस्तान के कराची शहर के ल्यारी में एंटर करता है। एंड वहां पर पहले तो वहां के लोकल गैंगस्टर रहमान डकैत की गैंग को ज्वाइन करता है और फिर धीरे धीरे करके पाकिस्तान से सारी इंटेलिजेंस इंडिया पहुंचाता है और साथ ही साथ इंडिया को नुकसान पहुंचाने वाले दुश्मनों का खात्मा भी करता है। और धुरंधर 1 मूवी के एंड में वो खात्मा करता है रहमान डकैत का, जिसके बाद वहीं पर ही धुरंधर 1 की स्टोरी एंड होती है एंड स्टार्टिंग होती है धुरंधर द रिवेंज की स्टोरी को। सो इसीलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं धुरंधर द रिवेंज की स्टोरी को। धुरंधर 2 मूवी की स्टार्टिंग होती है रणवीर सिंह से, जिसका इस मूवी के अंदर नाम है जसकीरत सिंह रंगी। एंड मूवी के स्टार्ट होते ही हमें जसरत सिंह की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहां पर हम ये देखते हैं कि ये कहानी लगभग साल 2000 के आसपास की होती है। हम ये देखते हैं कि जसरत सिंह रंगी अपने परिवार के साथ पंजाब के पठानकोट के एक छोटे से गांव में रहता था। एंड उसके परिवार में उसके पिता, उसकी माता एंड उसकी 2 बहनें थीं और सभी लोग जसरत सिंह रंगी को प्यार से जस्सी कहते थे। इसके साथ ही जस्सी का एक दोस्त भी था और जस्सी के इस दोस्त का नाम था पिंडा। ये पिंडा जस्सी के बचपन का दोस्त था और वो जस्सी की छोटी बहन से प्यार भी करता था। साथ ही साथ जस्सी के जो फादर थे वो इंडियन आर्मी के अंदर एक सूबेदार थे एंड वो कुछ टाइम पहले ही आर्मी से रिटायर हुए थे। और रही बात जस्सी की, तो वो खुद भी आर्मी के अंदर जाना चाहता था, जिसके लिए वो आर्मी की ट्रेनिंग किया करता था। अब दोस्तों, जस्सी अपनी फैमिली और अपने दोस्त के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश था। साथ ही साथ वो बहुत ही जल्द आर्मी के अंदर भर्ती भी होने वाला था एंड अपने देश की सेवा करने वाला था। लेकिन दोस्तों, जस्सी जिस गांव में रहता था उस गांव में एक एमएलए भी रहता था और वो एमएलए होने के साथ साथ एक गैंगस्टर भी था, जो कि दूसरे लोगों की ज़मीनों को हड़प लिया करता था। और फिर ऐसे ही एक दिन उस गैंगस्टर एमएलए की जो नज़र होती है वो जस्सी के फादर के एक छोटे से खेत के ऊपर पड़ जाती है। लेकिन जब जस्सी के फादर उसे वो खेत देने से मना कर देते हैं, तब वो गैंगस्टर एमएलए जस्सी के फादर को बहुत बुरी तरह से मारता है एंड उन्हें पेड़ से लटका के ख़त्म कर देता है। साथ ही साथ उस एमएलए के बहुत सारे गुंडे भी होते हैं, जो लोग जस्सी की दोनों बहनों के साथ बहुत ही बुरा दुष्कर्म करते हैं एंड दुष्कर्म करने के बाद वो जस्सी की बड़ी बहन को जान से मार देते हैं और छोटी बहन को उठा के अपने साथ ले जाते हैं। अब किस्मत से जस्सी उस टाइम पर अपने घर पर प्रेजेंट नहीं होता है और इसीलिए जैसे ही वो घर वापस आता है वैसे ही वो ये सब कुछ जान के बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन फिर इसके बाद ही जस्सी ये डिसाइड करता है कि अब वो उस गैंगस्टर एमएलए एंड उसके गुंडों से अपनी फैमिली का बदला ज़रूर लेगा और उसकी जिस छोटी बहन को वो लोग अगवा करके ले गया है उसे वापस लेके आएगा। अब जस्सी के इस काम को पूरा करने के लिए जस्सी का दोस्त पिंडा उसका साथ देता है। असल में दोस्तों, पिंडा का जो फादर होता है वो एक बहुत ही बड़ा नशेड़ी होता है और खुद नशा करने के साथ साथ वो गांव में काफ़ी सारी चरस वाली चीज़ें बेचता है, जैसे कि चरस, अफीम, गांजा इत्यादि। और इन्हीं सारे धंधों से पिंडा के फादर पैसे भी कमाता है। अब पिंडा के फादर को ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो यूपी के अंदर का एक गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद सप्लाई करता है। और अब क्योंकि पिंडा भी उसके बारे में जानता था, इसीलिए वो जस्सी को लेकर यूपी में सीधा आतिफ अहमद के पास जाता है और आतिफ अहमद से बहाने से AK-47 जैसी 2-3 बंदूकें खरीद लेता है।
जिसके बाद ही जस्सी बंदूकों को लेता है और सीधा अपने गांव आकर एमएलए के घर में घुसता है और बारी बारी करके पहले एमएलए को एंड उसके बाद उसके सारे गुंडों को मार देता है और वहां से अपनी छोटी बहन को लेकर अपने साथ आ जाता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही जस्सी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है एंड कोर्ट के अंदर ये फैसला दिया जाता है कि अब क्योंकि जस्सी ने 12 से 13 लोगों की जान ली है इसीलिए उसे फांसी की सज़ा दी जाए। अब जस्सी को जैसे ही कोर्ट से फांसी की सज़ा मिलती है वैसे ही उसे जल्दी से जेल में शिफ्ट किया जाता है। लेकिन जेल जाने से पहले वो अपनी मदर, बहन और अपने दोस्त से मिलता है एंड वो अपने दोस्त पिंडा से ये कहता है कि वो उसकी छोटी बहन से शादी कर ले, जिससे ऑफकोर्स पिंडा प्यार भी करता था, और साथ ही साथ वो पिंडा से ये भी कहता है कि वो उसकी मदर का भी ध्यान रखे। जिस बात को सुनकर पिंडा जस्सी से कहता है कि वो किसी बात की कोई चिंता ना करे क्योंकि वो उसकी बहन और उसकी माँ दोनों का ख्याल रखेगा। इसके बाद ही जस्सी को पास के एक जेल में शिफ्ट किया जाता है और फिर कुछ टाइम बाद ही उस जेल से उसे निकालकर सीधा चंडीगढ़ की जेल में ले जाया जाता है। लेकिन रास्ते में हम ये देखते हैं कि जिस वैन से जस्सी को जेल ले जाया जा रहा होता है उसी वैन के ऊपर बहुत सारे गुंडे अटैक कर देते हैं एंड वो वहां पर काफ़ी सारी फायरिंग करके वहां से जस्सी को उठाकर सीधा गाड़ी में डालते हैं और उसे अगवा करके ले जाते हैं। अब इसके बाद ही जस्सी को एक दूर की खुफिया जगह पर लाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जस्सी से मिलने के लिए इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर अजय सन्याल आते हैं एंड उनके साथ उनका एक ऑफिसर सुशांत बंसल भी होता है, जिसे आप सभी ने धुरंधर 1 में भी देखा है। अब इंडियन इंटेलिजेंस ब्यूरो के डायरेक्टर होने की वजह से जस्सी अजय सन्याल को जानता था, क्योंकि एज ऑफ कोर्स जस्सी ने अजय सन्याल को न्यूज़पेपर्स एंड न्यूज़ आर्टिकल्स में देखा होगा। यहाँ पर जस्सी अजय सन्याल से पूछता है कि आखिरकार उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। जो बात सुनकर अजय सन्याल उसे बताते हैं कि वो लोग जस्सी के बारे में सब कुछ जानते हैं। वो जानते हैं कि जस्सी बहुत ही बहादुर और बहुत ही स्किल्ड है और वो बहुत ही जल्द आर्मी के अंदर शामिल होने वाला था, लेकिन फिर उसके परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से जस्सी को उन सब लोगों की जान लेनी पड़ी। आगे अजय सन्याल जस्सी को कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी वही करता जो तुमने किया है, लेकिन असल में सच्चाई ये है कि ऐसा करने की वजह से अब तुम्हें फांसी की सज़ा हो चुकी है, जिस वजह से बहुत ही जल्द तुम्हें मार दिया जाएगा। लेकिन अजय सन्याल जस्सी को ऑफर देते हैं कि वो जस्सी को फांसी से बचा सकते हैं, लेकिन फिर इसके बाद जस्सी को अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करनी होगी और हर वो काम करना होगा जो उससे अजय सन्याल करवाना चाहते हैं। अजय सन्याल जस्सी से कहते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड और बहादुर है और ऐसे इंसान की उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो देश के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। अजय सन्याल जस्सी से ये भी कहते हैं कि अगर जस्सी उन्हें हाँ कहता है तो फिर जस्सी को अपने परिवार की चिंता करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि जस्सी के उनका साथ देने के बाद से ही वो उसके परिवार के अकाउंट में हर महीने 50,000 रुपये जमा करेंगे, जिससे कि जस्सी की मदद उसकी बहन की फैमिली बहुत अच्छे से कट जाएगी। अब दोस्तों जस्सी ये जानता था कि बहुत ही जल्द उसे फांसी होने वाली है, साथ ही साथ उसके मरने के बाद उसके परिवार की ध्यान रखने वाले भी बहुत ही कम लोग बचेंगे। और अब क्योंकि जस्सी बहुत ही बड़ा देशभक्त था एंड उसे देश के लिए कुछ करना था, इसीलिए उसे ऐसा लगता है कि शायद से ये उसके लिए एक मौका हो सकता है एंड इसीलिए जस्सी अजय सन्याल के इस ऑफर को हाँ बोल देता है और ये डिसाइड करता है कि वो देश के काम आएगा। अब दोस्तों इसके बाद ही जस्सी को एक स्पेशल ट्रेनिंग एकेडमी के अंदर डाला जाता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि वहां पर जस्सी जैसे और भी कई सारे लोग होते हैं एंड उन सबको भी बिल्कुल वैसे ही चुना गया था जैसे जस्सी को चुना गया था एंड जस्सी के साथ साथ इन सारे लोगों को भी तैयार किया जाता है ताकि वो सब लोग देश के एसेट बनकर देश के काम आ सके। अब दोस्तों इस अकादमी के अंदर जस्सी की लगभग 2 साल तक ट्रेनिंग होती है एंड इस ट्रेनिंग के अंदर उसे लड़ने के सारे तरीकों से लेकर सब्र बनाए रखना और सही मौके पर वार करना जैसी सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। एंड फिर इसके बाद जब जस्सी तैयार हो जाता है तब उसके बाद ही जस्सी को चुना जाता है मिशन धुरंधर को पूरा करने के लिए, और वो भी दोस्तों इसीलिए क्योंकि जस्सी अपनी पूरी ट्रेनिंग अकादमी के अंदर सबसे बेस्ट होता है। इसके बाद ही अजय सन्याल जस्सी को एक नया नाम देते हैं जो नाम होता है हमजा अली अंसारी एंड फिर उसके बाद ही उसे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान के अंदर उसके सारे नेटवर्क के बारे में बताया जाता है और उसे ये भी समझाया जाता है कि उसे पाकिस्तान में जाकर किन लोगों से मिलना है, कौन लोग उसका साथ देंगे एंड उन्हें किन के खिलाफ काम करना है। साथ ही साथ जस्सी को, जो कि अब हमजा अली अंसारी बन चुका है, उसे अफगानिस्तान का एक झूठा पासपोर्ट दिया जाता है एंड उसे प्लेन में बिठाकर सीधा अफगानिस्तान भेजा जाता है, जिसके बाद ही जस्सी सीधा अफगानिस्तान के काबुल शहर में आता है एंड वहां पे आके अपना हुलिया बदल के अपने मिशन के लिए तैयार हो जाता है। और फिर दोस्तों हमजा अली अंसारी अफगानिस्तान से किस तरह से पाकिस्तान घुसता है और पाकिस्तान आके वो कैसे लियारी पहुंचता है, ये सारी चीज़ें हमने धुरंधर 1 में ऑलरेडी देखी हुई है।
अब दोस्तों ये बैक स्टोरी भी खत्म होती है एंड हम ये जानते हैं कि एक्चुअली में अपनी ये पूरी बैक स्टोरी हमजा अपने इंडियन साथी आलम भाई को बता रहा होता है। वही आलम भाई जो कि उसकी तरह एक इंडियन एजेंट है एंड इसी की जूस की दुकान पे हमजा सबसे पहले काम किया करता था। अब दोस्तों इस पूरी स्टोरी के खत्म होने के बाद कहानी सीधा उसी प्रेजेंट टाइम पर आती है जिस टाइम पर धुरंधर 1 मूवी का एंड हुआ था। और धुरंधर 1 मूवी की एंडिंग लियारी के गैंगस्टर रहमान डकैत के मरने से हुई थी। इसीलिए इस प्रेजेंट टाइम पर हम ये देखते हैं कि रहमान डकैत के मरने की खबर सब तरफ फैल चुकी है। इवन इंडिया के अजय सैन्याल भी ये जान चुके हैं कि रहमान डकैत मर चुका है और हमजा अली अंसारी ने सक्सेसफुली रहमान डकैत को एग्जीक्यूट कर दिया है, यानी कि इंडिया का एक बहुत ही बड़ा दुश्मन मारा जा चुका है। लेकिन दोस्तों रहमान डकैत के मरने की वजह से लियारी शहर के अंदर बहुत ही ज़्यादा शोक मनाया जाता है। लियारी शहर के अंदर हम रहमान डकैत की बॉडी को जमीन के अंदर दफनाते हुए देखते हैं, जहां पर उसे श्रद्धांजलि देने के लिए उज़ैर बलोच, अपना हमजा अली अंसारी, रहमान डकैत की वाइफ, उसके बच्चे एंड आसपास के सारे लोग होते हैं। एंड यहां पर सारे के सारे लोग रहमान डकैत के मरने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। लेकिन दोस्तों लियारी शहर में दूसरी तरफ अरशद पप्पू इस बात का फ़ायदा उठाता है और वो रहमान डकैत के मरने के बाद पूरे लियारी के ऊपर अपना कंट्रोल कर लेता है और वो बन जाता है पूरे लियारी का इकलौता गैंगस्टर। लेकिन फिर दोस्तों इसके बाद ही हम मेजर इकबाल से मिलते हैं, जहां पर हम ये देखते हैं कि उससे मिलने के लिए एसपी चौधरी आता है और यहां पर ये दोनों मिलकर आपस में बातचीत करते हैं। हम ये जानते हैं कि इन दोनों की जान पहचान काफ़ी पुरानी है, लेकिन यहाँ पर मेजर इकबाल एसपी चौधरी से ये पूछता है कि आखिरकार एसपी चौधरी ने रहमान डकैत को क्यों मार दिया। अब दोस्तों आईएसआई के मेजर इकबाल को रहमान डकैत के मरने से इसलिए फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि रहमान डकैत आईएसआई के मेजर इकबाल को वेपन सप्लाई किया करता था। लेकिन यहाँ पर जब मेजर इकबाल एसपी चौधरी से ये पूछता है कि आखिरकार उसने रहमान डकैत को क्यों मारा, तब एसपी चौधरी मेजर इकबाल को ये बताता है कि असल में उसने ये सब कुछ बड़े साहब के बदले के लिए किया। अब दोस्तों बड़े साहब का नाम सुनकर आप सब ये नोटिस कर पाएंगे कि ये जो बड़े साहब हैं, इस नाम को धुरंधर 1 मूवी के अंदर भी कई बार मेंशन किया गया था, स्पेशली मेजर इकबाल के मुंह से। लेकिन धुरंधर 1 में हमें बताया नहीं गया था कि बड़े साहब कौन हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस मूवी के अंदर यानी कि धुरंधर 2 में हमें ये पता चलेगा कि आखिरकार ये बड़े साहब हैं कौन। लेकिन बड़े साहब को जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। अब यहाँ पर एसपी चौधरी जैसे ही बताता है कि उसने ये सब कुछ बड़े साहब के बदले के लिए किया था, वैसे ही मेजर इकबाल उसे पूछता है कि आखिरकार रहमान डकैत ने बड़े साहब का ऐसा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे मारकर बड़े साहब का बदला लिया है। जो सुनकर एसपी चौधरी आईएसआई के मेजर इकबाल को बताता है कि असल में बड़े साहब का जो भाई है, जिसका नाम नूरा है, उसने रहमान डकैत के साले की प्रॉपर्टी और लैंड के ऊपर कब्जा मारा हुआ था एंड उसी डिस्प्यूट के चलते रहमान डकैत ने बड़े साहब के भाई को गोली से मार दिया और मैंने रहमान डकैत को मारकर बड़े साहब का वही बदला लिया है। अब इस बात को सुनकर मेजर इकबाल एसपी चौधरी को कुछ नहीं बोलता है, लेकिन वो उसे ये बोलकर अलर्ट करता है कि वो आगे से ऐसी कोई हरकत ना करे जिससे कि उसे थोड़ा सा भी नुकसान हो। अब दोस्तों जहां इस तरफ ये सारी बातें चल रही थी, वहीं पर ही रहमान डकैत की गैंग के अंदर अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, स्पेशली रहमान डकैत के सबसे खास उज़ैर बलोच के अंदर, क्योंकि उज़ैर बलोच ना सिर्फ रहमान डकैत को अपने बड़े भाई जैसा मानता था, बल्कि वो रहमान डकैत की बहुत ज़्यादा इज्जत भी करता था और इसीलिए रहमान डकैत के मरने का उसे सबसे ज़्यादा गुस्सा था। उज़ैर बलोच ये जानता था कि रहमान डकैत को एसपी चौधरी ने मारा है और इसीलिए वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि वो एसपी चौधरी को जान से मारेगा। लेकिन यहाँ पर ही अपना हमजा एक और गेम खेलता है एंड वो उज़ैर बलोच को ये बताता है कि असल में एसपी चौधरी रहमान भाई तक पहुँच ही नहीं सकता था, लेकिन वो रहमान भाई तक पहुँचा और उसने उसे मारा भी, वो भी इसीलिए क्योंकि किसी ने रहमान भाई की सारी डिटेल एसपी चौधरी को बताई थी और ये मुखबरी करने वाला और कोई नहीं बल्कि अरशद पप्पू था, यानी कि दोस्तों लियारी का वही तीसरा गैंगस्टर जो कि अभी रहमान डकैत के मरने के बाद पूरे लियारी का डॉन बना फिर रहा है। अब हमसा अपनी इसी बात को साबित करने के लिए एक दूसरे बंदे को लेकर आता है, जो बंदा असल में अरशद पप्पू की गैंग में होता है एंड उज़ैर बलोच उसे भी जानता था और वो भी यहाँ पर उज़ैर से यही कहता है कि हाँ ये बात सच है कि अरशद पप्पू ने रहमान डकैत के बारे में एसपी चौधरी को बताया था। बट दोस्तों एक्चुअली में यहाँ पर खेल ये होता है कि जिस आदमी को हमजा ने यहाँ पर बुलाया होता है वो खुद भी हमजा की तरह एक इंडियन एजेंट होता है जो कि काफ़ी टाइम से अरशद पप्पू की गैंग में छुपा हुआ था और इस टाइम पर ये आदमी हमजा के साथ मिलकर उज़ैर बलोच का ब्रेन वॉश कर देते हैं एंड उसे बिलीव करवा देते हैं कि रहमान डकैत को मरवाने के पीछे अरशद पप्पू का हाथ है। साथ ही साथ हमजा यहाँ पर उज़ैर बलोच को ये भी कहता है कि एसपी चौधरी बहुत ही पावरफुल है,
उसके साथ बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं जिनके हाथों में हमेशा वेपन्स होते हैं, एंड इसीलिए वो लोग अभी एसपी चौधरी को नहीं मार सकते। लेकिन हाँ, उन लोगों को अरशद पप्पू को जान से मारना चाहिए और उससे बदला लेना चाहिए। इसके बाद ही हमजा सबसे पहले उज़ैर बलोच को रहमान डकैत की गैंग का लीडर बनाता है, जिसके बाद उज़ैर बलोच जैसी लीडर बनता है वैसे ही वो पूरी गैंग लेकर सीधा अरशद पप्पू की गैंग पर अटैक कर देता है, और बारी बारी करके वो ना सिर्फ अरशद पप्पू के सारे अड्डों में आग लगाता है बल्कि वो उसकी गैंग के सारे आदमियों को जान से भी मारते हैं। अब अरशद पप्पू पूरे लियारी में जो कत्लेआम देखता है, वो कत्लेआम देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, एंड वो ये समझ जाता है कि बहुत ही जल्द उज़ैर बलोच और हमजा उस तक पहुंच जाएंगे एंड उसे भी जान से मार देंगे। अब इस चीज से बचने के लिए अरशद पप्पू सीधा जमील जमाली को फोन करता है एंड उसके कांटेक्ट में आकर उसे ये कहता है कि जमील जमाली उसे किसी भी तरह से उज़ैर बलोच से बचा ले। ये बात सुनकर जमील जमाली अरशद पप्पू से कहता है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि वो उसे लियाई और इवन कराची से भी बाहर निकलवा सकता है, जिसके बाद वो सेफ रहेगा। ये बात सुनकर अरशद पप्पू मान जाता है एंड वो जमील जमाली के कहे अनुसार कुछ टाइम के लिए उसकी फैक्ट्री में छुपने के लिए चला जाता है। लेकिन एक्चुअली में दोस्तों, जमील जमाली उज़ैर बलोच और हमजा के साथ ही मिला होता है। इसलिए जैसे अरशद पप्पू जमील जमाली की फैक्ट्री में छुपने जाता है, वैसे ही हम ये देखते हैं कि वहां पर उज़ैर बलोच, हमजा एंड उनकी गैंग के सारे लोग पहले से प्रेजेंट होते हैं, जो कि ना सिर्फ वहां पर अरशद पप्पू को पकड़ के पहले बहुत बुरी तरह से मारते हैं, बल्कि उसके बाद ही वो लोग उसे कार पे बांधकर पूरे लियारी शहर के अंदर घुमाते हैं। एंड देन उसके बाद ही उज़ैर बलोच अरशद पप्पू को सबके सामने लाकर ना सिर्फ अरशद पप्पू को खत्म करता है, बल्कि वो उसके हेड के साथ फुटबॉल भी खेलता है। लेकिन दोस्तों, हमजा यहां पर भी फायदा उठाता है और वो इस पूरे इंसिडेंट की वीडियो बना लेता है एंड उसे लीक कर देता है पूरे पाकिस्तान के अंदर, जिससे कि वो वीडियो वायरल हो जाती है और पाकिस्तान में ऐसे कत्लेआम होने के चर्चे सब तरफ चलने लगते हैं, जिस वजह से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आता है कि वो लोग लियारी शहर के क्राइम को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। अब क्योंकि ये सब होने की वजह से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनता है, इसीलिए उस टाइम का मौजूदा प्राइम मिनिस्टर एक मीटिंग रखता है, जिस मीटिंग के अंदर वो आए के मेजर इकबाल, एसपी चौधरी और जमील जमाली को बुलाता है, और यहां पर आकर वो जमील जमाली से ये सवाल करता है कि वो लियारी सिटी का एमपी है और उसके रहते हुए ये सब क्या हो रहा है। आगे प्राइम मिनिस्टर सबको ये कहता है कि वो लोग रहमान डकैत की पॉलिटिकल पार्टी को बैन कर दे और उन सबको टेररिस्ट साबित कर दे, क्योंकि दोस्तों आप सबको याद होगा धुरंधर 1 मूवी के अंदर रहमान डकैत खुद भी एक पॉलिटिशियन बन गया था एंड उसकी पार्टी ने लियाली सिटी में मेजॉरिटी में वोट्स भी लिए थे। हालांकि सिर्फ ये नहीं, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ये भी ऑर्डर्स देता है कि इस टाइम पर रहमान डकैत की गैंग का जो लीडर है यानी कि उज़ैर बलोच, उसे भी जान से मरवा दिया जाए। लेकिन इस बात को सुनते ही जमील जमाली उससे कहता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, और ऐसा इसीलिए क्योंकि रहमान डकैत एंड उसकी गैंग का लियारी सिटी में बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस है। और अब क्योंकि रहमान डकैत ऑलरेडी मर चुका है, इसीलिए अगर उज़ैर बलोच को मारा गया तो लियारी सिटी के लोग आग बबूला हो जाएंगे और पूरे शहर के अंदर दंगे फसाद कर देंगे। और इसीलिए जमील जमाली प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि वो उज़ैर को मारने की बजाय उसे जेल में डाल दे, क्योंकि जेल में डालने की वजह से लोग दंगे भी नहीं करेंगे और फिर कुछ टाइम बाद ही वो लोग जेल के अंदर उज़ैर को मरवा देंगे, जिससे सारा मैटर आराम से सॉल्व हो जाएगा। और इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए उज़ैर के ऊपर ATA का केस लगाया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है एंटी टेररिज्म एक्ट। आसान भाषा में कहें तो सरकार के द्वारा उज़ैर बलोच को एक आतंकवादी घोषित किया जाता है ताकि वो लोग उसे आराम से अरेस्ट कर सकें एंड जेल में डाल सकें। लेकिन इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर ISI के मेजर इकबाल और SP चौधरी से ये सवाल करता है कि इस टाइम पर उसे अपनी सरकार बचाने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर लोग उसकी सरकार से काफी ज्यादा गुस्सा है और उज़ैर बलोच के कांड के बाद उसे काफी सारे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। अब इसी चीज से बचने के लिए मेजर इकबाल और SP चौधरी प्राइम मिनिस्टर को ये बताते हैं कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो लोग एक मेडिकल कॉलेज से 4-5 स्टूडेंट्स को उठाएंगे और उन्हें आतंकवादी साबित करके गोली से जान से मार देंगे, जिसके बाद सारे न्यूज चैनल्स वाले उन्हीं चीजों को कवर करेंगे, जिसके बाद ही पाकिस्तान की आवाम की नजर उज़ैर बलोच वाले केस से हट जाएगी। इसके बाद ही SP चौधरी ऐसा ही करता है एंड वो मेडिकल कॉलेज से 4-5 स्टूडेंट्स को उठाता है और उन्हें गोली से मार के खत्म कर देता है। और हर तरफ ये बताया जाता है कि ये चारों स्टूडेंट्स असल में आतंकवादी थे जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। और ऐसा होने के बाद ही हम लोग भी ये देखते हैं कि सभी लोगों की नजर इसी केस के ऊपर पड़ जाती है और न्यूज चैनल्स के अंदर भी सिर्फ यही बातचीत चलती है। इधर दूसरी तरफ लियारी में उज़ैर बलोच और हमजा को जैसे ये पता लगता है कि उज़ैर बलोच के ऊपर ATA एक्ट लगा है, वैसे ही हमजा उज़ैर को पाकिस्तान छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन उज़ैर ये कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा और SP चौधरी को मार के रहमान भाई की मौत का बदला लेगा। लेकिन हमजा उज़ैर बलोच को ये समझाता है कि अगर वो जिंदा रहा
तो वो फिर से बदला ले सकता है, लेकिन अगर एटी एक्ट के तहत उसे उठा लिया गया तो फिर उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी और वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब ये बात सुनकर उजैर मान जाता है, जिसके बाद ही हमजा उसके लिए एक नकली ईरानी पासपोर्ट बनवाता है और उसे कराची से सीधा दुबई भेज देता है। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि उजैर को फंसाने का आइडिया खुद जमील जमाली का था, इसीलिए जमील जमाली और हमजा दोनों मिलकर उजैर को फंसाते हैं और वो उजैर के दुबई पहुंचने से पहले ही वहां की अथॉरिटीज को ये बता देते हैं कि उजैर बलोच पाकिस्तान का एक टेररिस्ट है जो कि वहां पर छुपने जा रहा है। जिसके बाद ही उजैर बलोच जैसे ही दुबई एयरपोर्ट पहुंचता है वैसे ही उसे वहां पर अरेस्ट कर लिया जाता है एंड उसे फिर से पाकिस्तान भेजा जाता है ताकि उजैर को एटी एक्ट के तहत पाकिस्तान की जेल में डाला जा सके। अब इधर लियारी में हमजा के आगे के सारे रास्ते क्लियर हो चुके थे और रहमान डकैत गैंग से उसके ऊपर जो भी लोग थे, यानी कि रहमान डकैत और उजैर बलोच, अब वो दोनों उसके सामने से हट चुके हैं। इसीलिए अब सीधा हमजा अली अंसारी रहमान डकैत गैंग का लीडर बनता है और पूरे गैंग को लीड करता है और इस तरीके से हमजा अली अंसारी की पकड़ पूरे लियारी शहर पर होती है। और दोस्तों, जैसा कि हमें धुरंधर 1 में बताया गया था कि जिसकी पकड़ लियारी पर उसकी पकड़ कराची पर और जिसकी पकड़ कराची पर उसकी पकड़ पूरे पाकिस्तान पर। और इसीलिए दोस्तों, हमजा के लियारी का गैंगस्टर बनते ही वो पूरे पाकिस्तान के सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन जाता है। लेकिन अब ये सारी चीजें होने के बाद हमजा अपने ससुर जमील जमाली और खन्ना ब्रदर से मिलता है एंड उन दोनों से मिलकर हमजा उन दोनों को ये बताता है कि इस टाइम पर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है यानी कि जवारी, वो अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए उन लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। यहां तक कि जवारी को उन लोगों की जरूरत भी बस इस बार के इलेक्शन जीतने तक की है, इसीलिए इलेक्शन जीतते ही जवारी उन सबके खिलाफ हो जाएगा। लेकिन इन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो जवारी से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और इसीलिए इस बार के इलेक्शंस में जवारी की हार होगी और अपोजिशन पार्टी जीतेगी। एंड इसीलिए हमजा जमील जमाली और खन्ना को ये कहता है कि अब उन लोगों को अपोजिशन का साथ देना होगा क्योंकि इस बार जीत उन्हीं की होगी। अब हमजा के कहने पर जमील जमाली और खन्ना दोनों मान जाते हैं, जिसके बाद ही वो तीनों मिलकर अपोजिशन पार्टी से हाथ मिलाते हैं और अपोजिशन पार्टी के मेन लीडर से मिलते हैं जिसका नाम होता है नवाब शफीक एंड उसके साथ हाथ मिलाकर वो सारे एक साथ हो जाते हैं। जिसके बाद हम भी ये देखते हैं कि इस बार के इलेक्शंस में वही लोग जीतते हैं और रही बात सवारी की तो उसकी इस बार हार हो जाती है। अब दोस्तों, इन सारी चीज़ों के बाद हम आईएसआई के मेजर इकबाल से मिलते हैं एंड हमें मेजर इकबाल की बैक स्टोरी दिखती है और उसके फैमिली के बारे में बताया जाता है। हम मेजर इकबाल का घर देखते हैं जहां पर उसके घर के अंदर मेजर इकबाल के साथ उसकी वाइफ, उसकी एक बेटी जो कि मेंटली इल होती है एंड साथ ही साथ मेजर इकबाल का फादर भी होता है जो कि अपने पैरों से चल नहीं पाता है। हम ये जानते हैं कि मेजर इकबाल का फादर भी पाकिस्तान की आर्मी में था एंड साथ ही साथ उसने 1971 की वॉर भी लड़ी थी। लेकिन दोस्तों, हम इस बात को नोटिस करते हैं कि मेजर इकबाल का फादर मेजर इकबाल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता क्योंकि मेजर इकबाल का कोई बेटा नहीं है बल्कि सिर्फ एक बेटी है एंड वो भी मेंटली इल है और इसी रीजन की वजह से वो मेजर इकबाल को बहुत ही उल्टा सीधा बोलता है। साथ ही साथ वो उसकी वाइफ को एंड उसकी बेटी को भी बहुत उल्टा बोलता है। इवन जब मेजर इकबाल की मदर जिंदा थी तब उसका फादर उसे भी बहुत ही गंदा गंदा और उल्टा बोला करता था। यहां तक कि मेजर इकबाल का फादर उसे बहुत ही नालायक बताता है एंड खुद को एक बहुत ही बड़ा योद्धा मानता है जिसने मानो पाकिस्तान को 1971 के वॉर में जीत ही दिलवा दी थी। हालांकि मेजर इकबाल बहुत ही शांत दिमाग का होता है, इसीलिए वो अपनी फादर की बातों को हमेशा इग्नोर किया करता है। इधर दूसरी तरफ हम लेरी में हमजा को देखते हैं जो कि अब ना सिर्फ पूरे लेरी का सबसे बड़ा गैंगस्टर था बल्कि अब क्योंकि उसके पसंद की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान में जीती थी इसीलिए अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी उसका काफी इन्फ्लुएंस था। लेकिन फिर इसके बाद ही हमजा अपनी गैंग के साथ सीधा बलोचिस्तान जाता है और वहां जाकर मिलता है शिरानी साहब से जो कि बलोचिस्तान के बलोच रेवल्स का लीडर है। और यहां पर आने के बाद ये शिरानी साहब हमजा अली अंसारी को भी शेर बलोच का खिताब देता है। जिसके बाद ही दोस्तों यहां पर भी वही सीन रिक्रिएट होता है जो सीन धुरंधर 1 मूवी के अंदर रहमान डकैत के साथ हुआ था। इवन दोस्तों यहां पर हमजा के लिए भी रहमान डकैत जैसा ही एक आइकॉनिक सॉन्ग बजता है एंड सारे सीन्स लगभग काफी सिमिलर होते हैं और इस पूरे सीन के जरिए हमें पता लगता है कि हमजा को बलोचिस्तान और बलोचिस्तान के बलोच रेवल्स को पूरा सपोर्ट है। इसके साथ ही दोस्तों यहां पर हमें यह भी पता लगता है कि बलोचिस्तान के लोगों के साथ आईएसआई और पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत ही गलत करती है। यहाँ तक कि अभी कुछ टाइम पहले एसपी चौधरी ने मेडिकल कॉलेज के जिन 4 लड़कों को टेररिस्ट घोषित करके मार दिया था उनमें से कुछ लड़के बलूचिस्तान के ही थे एंड एक लड़का तो बलोच रेबल्स के लीडर शिरानी का पोता भी था, जिस वजह से बलोच रेबल्स और शिरानी के मन में बहुत ही ज्यादा नफरत है। लेकिन यहाँ पर हमजा शिरानी और सारे बलोच रेबल्स को अपना सपोर्ट देता है एंड वो शिरानी से कहता है कि जिस तरह से वो लोग उसके साथ खड़े हैं बिल्कुल वैसे ही वो भी उनके साथ खड़ा है। बाकी दोस्तों इन सब के साथ ही हम मूवी में हमजा की पर्सनल लाइफ भी देखते हैं जहां पर हमजा अपनी वाइफ येलेना के साथ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है एंड कुछ ही टाइम बाद उन दोनों का एक बेटा भी होता है।
इसके साथ ही हमजा एक नया घर भी लेता है, जिस नए घर में उसकी फैमिली काफ़ी खुश रहती है। अब दोस्तों, इसके बाद ही मेजर इकबाल हमजा को मिलने बुलाता है एंड फिर वो हमजा और खन्ना को अपने साथ लेकर सीधा बड़े साहब के पास चलने के लिए कहता है। बड़े साहब का नाम सुनकर हमजा मेजर इकबाल से पूछता है कि आखिरकार ये बड़े साहब हैं कौन, जो सुनकर मेजर इकबाल उसे बताता है कि आज वो उसे मिलवाने ले जा रहा है। इसके बाद ही वो लोग एक बहुत ही आलीशान बंगले में जाते हैं, जहां पर आकर उनकी मुलाकात होती है बड़े साहब से। और दोस्तों, हमें ये पता लगता है कि ये बड़े साहब और कोई नहीं बल्कि पाकिस्तान का वर्ल्ड फेमस टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम है, जो कि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका है एंड उसकी मेडिकल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। लेकिन वो अपने बिस्तर पर रहकर भी पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है एंड इंडिया में होने वाले बहुत सारे आतंकवादी अटैक्स के पीछे भी उसी का हाथ होता है। इवन मेजर इकबाल और खन्ना ब्रदर्स भी प्राइमरीली उसी के लिए काम करते हैं। अब यहाँ पर दाऊद इब्राहिम इन सबसे बातचीत करता है, जिसके बाद इनकी बातचीत से हमें पता लगता है कि इस टाइम पर दाऊद इब्राहिम खन्ना ब्रदर्स के जरिए यूपी के अंदर बहुत सारे फेक नोट्स भिजवाने वाला है, क्योंकि आने वाले टाइम में यूपी के अंदर इलेक्शंस होने वाले हैं, जिन इलेक्शंस में उनकी मर्जी की पार्टीज को जितवाने के लिए 2 कंसाइनमेंट्स के अंदर नकली नोटों को वहां पर भेजा जाएगा। पहले कंसाइनमेंट के अंदर 11,000 करोड़ रुपए भेजे जाएंगे और दूसरे कंसाइनमेंट के अंदर 60,000 करोड़ रुपए। और इस तरीके से न सिर्फ इंडिया की इकोनॉमी को बहुत ही बड़ा धक्का लगेगा, बल्कि यूपी के अंदर भी फेयर इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। लेकिन सिर्फ ये नहीं, बल्कि वो ये भी कहता है कि वो लोग इंडिया में बहुत बड़े पैमाने पर चरस, गांजा और ऐसी चीज़ों को भी सप्लाई करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें इंडिया में न सिर्फ बहुत महंगे दामों में बिकेंगी, जिससे न सिर्फ उनके पास पैसा आएगा, बल्कि इसके साथ ही ऐसा करके वो लोग इंडिया की यूथ को भी बर्बाद कर देंगे। अब दाऊद इब्राहिम यहाँ पर ये काम हमजा को सौंपता है और वो हमजा से कहता है कि जो भी ये चरस गांजे वाली डीलिंग है वो खुद ये करेगा और इंडिया तक ये पूरा कंसाइनमेंट पहुंचा कर आएगा। हालांकि हमजा ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है कि ये लोग उसके देश के खिलाफ कितने बड़े बड़े प्लान्स बना रहे हैं। हमजा दाऊद को मना करते हुए कहता है कि वो ड्रग्स की डीलिंग नहीं करता है और इसीलिए वो ये सारी चीज़ें इंडिया पहुंचाने में मदद नहीं करेगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम हमजा पर प्रेशर बनाता है, जिसके चलते हमजा को हाँ बोलनी पड़ती है, क्योंकि एज ऑफ कोर्स अगर हमजा मना करेगा तो शायद से हो सकता है कि वो लोग उसे इन सारी चीज़ों से बाहर कर दे, जिसके बाद हमजा अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। अब इसके बाद ही चरस, गांजा और बाकी सारी इल्लीगल चीज़ों को सप्लाई करने के लिए इंडिया से पाकिस्तान से 2-3 डीलर्स आते हैं, जो कि बेसिकली भी पाकिस्तान से सारा ये सामान लेकर जाएंगे और उन्हें इंडिया में सप्लाई करके बेचेंगे। अब ये डीलर्स जैसे ही हमजा आईएसआई के मेजर इकबाल और बाकी लोगों से मिलने आता है, वैसे ही हमजा ये नोटिस करता है कि उन 3-4 डीलर्स के बीच उसका दोस्त पिंडा भी है। वही पिंडा जो कि उसके बचपन का दोस्त था एंड उसी पिंडा ने उसकी बहन से शादी भी करी थी। हालांकि यहाँ पर हमजा तो पिंडा को पहचान लेता है, लेकिन पिंडा उसे नहीं पहचान पाता कि वो उसका दोस्त जस्सी है। अब इसके बाद ही वो लोग जिस डील को पूरा करने आए होते हैं, वो लोग उस डील को पूरा करते हैं। लेकिन डील को पूरा करने के बाद पंजाब से आए हुए पिंडा एंड उसके साथी उन लोगों से पार्टी मांगते हैं एंड वो मेजर इकबाल से कहते हैं कि वो लोग उनकी खातिरदारी करें, जिन पर मेजर इकबाल उनसे ये कहता है कि उसे इमरजेंसी में कहीं जाना होगा, लेकिन हमजा उन सबको पार्टी देगा। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि हमजा उन सभी को अपने घर ले जाता है ताकि वो पार्टी कर सके। उस पार्टी के अंदर वो एसपी चौधरी एंड बाकी दोस्तों को भी बुलाता है, जिसके बाद एक ग्रैंड पार्टी होती है एंड उस पार्टी में पिंडा बहुत सारे नशे करता है, क्योंकि पिंडा खुद भी एक बहुत ही बड़ा नशेड़ी होता है। अब पिंडा बहुत ज़्यादा नशे में आ जाता है एंड इसीलिए वो हमजा से कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है, लेकिन अब क्योंकि वो नशे में है इसीलिए हमजा उसे वॉशरूम तक लेके जाए। इसके बाद ही हमजा पिंडा को लेकर वॉशरूम आता है एंड वॉशरूम आने के बाद ही पिंडा उससे कहता है कि वो जानता है कि वो हमजा नहीं बल्कि असल में उसका दोस्त जस्सी है। ये बात सुनकर हमजा शॉक हो जाता है कि पिंडा ने भी उसे पहचान लिया था। लेकिन इसके आगे हमजा उससे ये कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, वो ये सारी बातें उसे एक्सप्लेन कर सकता है। लेकिन पिंडा हमजा की कोई बात नहीं सुनता है एंड वो चिल्लाते हुए हमजा से कहने लगता है कि वो बाहर जाकर सबको ये बता देगा कि हमजा असल में इंडिया का एक एजेंट है। ये बात सुनकर हमजा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अब पिंडा क्योंकि बहुत ज्यादा नशे में था इसीलिए उसे हमजा के रूप में कोई शैतान जैसा दिखने लगता है और इसीलिए वो इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है, जिस वजह से हमजा के हाथों धोखे से पिंडा की जान चली जाती है। अब अगर ये वाली बात बाहर सबको पता लग जाए कि हमजा ने पिंडा को मार दिया है, तब हो ना हो बहुत ही बड़ा बवाल हो सकता था। लेकिन फिर किस्मत से आलम भाई वहां पर आ जाता है और वो वॉशरूम के अंदर हमजा से मिलता है। वो ये सारी बात जान के हमजा को वहां से जाने के लिए कहता है
एंड वो हमजा से कहता है कि ये इल्ज़ाम वो अपने सर पे लेगा ताकि बाहर जब सबको पता लगेगा कि वो एक इंडिया का एजेंट है तब वो लोग सिर्फ उसे ही मारेंगे। हमजा तब भी जिंदा रहेगा क्योंकि हमजा का इस मिशन के लिए जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। और रही बात आलम भाई की, तो वो इल्ज़ाम अपने सर पे लेगा एंड सबको ये बोलेगा कि पिंडा को उसने मारा है और फिर ये बोलकर वो हमजा को वहां से बाहर निकाल देता है एंड अपने सर पे कई सारे जख्म बना देता है ताकि सबको ये लगे कि पिंडा से आलम भाई की लड़ाई हुई है। इसके कुछ टाइम बाद ही पिंडा के साथ ही वॉशरूम आते हैं एंड वो लोग आलम भाई को पिंडा का कातिल समझते हैं, जिसके बाद ही पिंडा के सारे साथी एसपी चौधरी और इवन एसपी चौधरी के साथ के ऑफिसर्स सभी मिलकर आलम भाई का पकड़ लेते हैं और इंडिया का एजेंट होने की वजह से उसे उठाकर ले जा रहे होते हैं और इंडिया का एजेंट होने की वजह से उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं ताकि वो सब कुछ सच बताए। लेकिन इसी बीच हमजा दारू पी लेता है एंड वो शराब पीकर सीधा वॉशरूम आता है और वहां पर आकर आलम भाई को गोली मार के जान से मार देता है। ये देखकर जब एसपी चौधरी के ऑफिसर्स हमजा से पूछते हैं कि आखिरकार उसने इस इंडियन एजेंट को क्यों मार दिया, तब वो नशे में चिल्लाते हुए ये बोल देता है कि कोई हमजा अली मजारी के घर में घुसकर ये सब करे और उसके मेहमानों को जान से मारे, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेगा। और वैसे दोस्तों, यहाँ पर हमजा ने आलम भाई को इसलिए गोली मार दी होती है क्योंकि वो ये जानता था कि अगर ये ऑफिसर्स आलम भाई को उठा के ले गए तो इंडियन एजेंट होने की वजह से वो लोग उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर करेंगे एंड उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देंगे एंड इसी वजह से हमजा ने उन्हें आसान मौत दे दी। अब दोस्तों, हमजा के ये करने की वजह से एसपी चौधरी को उस पर शक होता है एंड वो बाहर आकर अपने ऑफिसर से ये बोलता है कि हमजा ने जो रीज़न देकर आलम को गोली मारी वो रीज़न जस्टिफाई नहीं है। साथ ही साथ अब क्योंकि ये बात बाहर आ चुकी है कि आलम भाई एक इंडियन एजेंट था और हमजा उसकी दुकान पर काम किया करता था, इसलिए एसपी चौधरी उस पर पूरा डाउट करता है एंड एसपी चौधरी और उसके ऑफिसर्स को ऐसा लगता है कि हो ना हो हमजा भी इंडियन एजेंट है और इसीलिए वो लोग उसके ऊपर इंक्वायरी बिठा देते हैं। लेकिन एसपी चौधरी को बात करते हुए हमजा की वाइफ यलीना सुन लेती है, जिस वजह से उसे भी अपने पति हमजा पर डाउट होता है एंड इसीलिए वो अपने रूम में आती है और हमजा के बैग की तलाशी लेती है, जिस बैग के अंदर उसे हमजा की एक डायरी मिलती है, जिस डायरी में हमजा ने उन सभी लोगों का नाम लिखा होता है जिसे या तो उसने मार दिया है या फिर मारने वाला है। जिसके बाद ये सब देखते ही वो भी ये जान जाती है कि हमजा सही में एक इंडियन एजेंट है। अब इसके बाद हमजा जैसे ही घर आता है वैसे ही उसकी वाइफ उससे ये सवाल करती है कि आखिरकार उसने ये सब क्यों किया, जो बात सुनकर हमजा उसे सारी सच्चाई बताता है एंड वो उसे ये समझाते हुए कहता है कि ये बात तो सच है कि वो एक इंडियन एजेंट है, लेकिन उसने यहाँ पर आकर सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा है जो लोग एक टेररिस्ट थे और उन्होंने इंडिया में बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है और ऐसे लोग ना सिर्फ इंडिया के लिए खतरनाक हैं बल्कि वो पाकिस्तान के लिए भी खतरनाक हैं क्योंकि उन सब लोगों ने पाकिस्तान में भी बहुत सारे क्राइम किए हैं। ये बात सुनकर हमजा की वाइफ मान जाती है एंड वो उसका साथ देने लगती है। अब दोस्तों, हमजा ये बात तो जान चुका था कि एसपी चौधरी को उस पर डाउट हो गया है और इसीलिए हो ना हो आने वाले टाइम में वो उसके बारे में जान जाएगा, जिसके बाद ही हमजा का प्लान फेल हो सकता है। और अब इसीलिए हमजा ये प्लान करता है कि उसे जल्द से जल्द एसपी चौधरी को रास्ते से हटाना होगा। अब इसी बीच हम ये देखते हैं कि उज़ैर को दुबई से इंटेरोगेट करने के बाद पाकिस्तान लाया जा रहा होता है और पाकिस्तान लाकर उसे सीधा पाकिस्तान की जेल में डाला जाएगा और ये काम सक्सेसफुल हो इसकी जिम्मेदारी होती है एसपी चौधरी की, क्योंकि अब उसे एयरपोर्ट से उज़ैर बलोच को उठाना होता है और उसे जेल तक लाना होता है। लेकिन अब हमजा इसी बात का फ़ायदा उठाता है एंड वो सीधा बलोच रेबल्स के लीडर शीरानी साहब से मिलता है और वो शीरानी से बोलता है कि उन्हें मिलकर एसपी चौधरी का खात्मा करना होगा, क्योंकि एसपी चौधरी ने पहले रहमान भाई को मारा, देन उसके बाद शीरानी के नाती को मारा और अब वो उज़ैर बलोच को मारने वाला है। साथ ही साथ वो अब तक बहुत सारे बलोचों को मार चुका है और आने वाले टाइम में बहुत से बलोचों को मारेगा भी, इसलिए हम उन सब को मिलकर एसपी चौधरी को रास्ते से हटा देना चाहिए। जिसके बाद वो लोग ये प्लान बनाते हैं कि वो लोग कैसे एसपी चौधरी को खत्म करेंगे। हालांकि इस बात की खबर इस तरह एसपी चौधरी को मिल जाती है कि हमजा इस टाइम पर बोलो ट्रेबल्स के लीडर शीरानी से मिलने गया है और फिर इसीलिए एसपी चौधरी हमजा के प्लान को फेल करने की कोशिश करता है। लेकिन हमजा का प्लान इतना बढ़िया होता है कि वो एसपी चौधरी के सब कुछ करने के बाद भी उसे खत्म करवा ही देता है, क्योंकि एसपी चौधरी जिस कार से जाता है वो उस कार के पीछे एक दूसरी कार को भेजता है, जिस कार के अंदर बहुत सारा आरडीएक्स और बॉम्ब होते हैं एंड उस कार से वो एसपी चौधरी की कार को टकरा देता है, जिस ब्लास्ट में एसपी चौधरी खत्म हो जाता है।
इधर दूसरी तरफ उज़ैर को सक्सेसफुली एयरपोर्ट से सीधा जेल में डाल दिया जाता है, जहां पर कोर्ट उज़ैर बलोच को 12 साल की जेल देती है। जेल में हमजा उज़ैर से मिलने जाता है एंड वो उज़ैर से कहता है कि वो उसे बाहर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन तब भी वो जब तक जेल के अंदर है वो तब तक जेल में उसे सारी फैसिलिटीज़ दिलवाएगा, जैसे कि एसी, टीवी, सोफ़ा, बढ़िया बढ़िया खाना और ऐसी चीज़ें। अब दोस्तों इसके बाद ही हमजा दुबई जाता है, वो भी एक बहुत ही स्पेशल मीटिंग करने के लिए। एंड इस मीटिंग के अंदर हमें पता लगता है कि ये मीटिंग हमजा अजय सन्याल और सुशांत बंसल से करने आया है। यहाँ पर हमजा को पाकिस्तान में जो भी इंटेल मिली होती है वो सारी इंटेल वो उन्हें बताता है एंड वो उनसे कहता है कि पाकिस्तान के अंदर सारे लोग मिलकर इंडिया में फेक नोटों की करेंसी भेज रहे हैं, जिनमें से 11,000 करोड़ इंडिया में ऑलरेडी एंटर हो चुके हैं, वो भी नेपाल के जरिए, और बाकी 600 करोड़ इंडिया में एंटर होने वाले हैं। और ये सारा का सारा पैसा यूपी के गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद के बनाए हुए नेटवर्क से किया जा रहा है। अब इस मीटिंग के बाद हमजा वापस पाकिस्तान आ जाता है और अजय सन्याल अपने ऑफिसर के साथ सीधा इंडिया जाते हैं और 60 करोड़ के नकली नोटों को आने से रोकते हैं। लेकिन अब क्योंकि उन पैसों को बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में इंडिया में लाया जाता है, इसीलिए उन्हें ट्रैक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन फिर इसके लिए अजय सन्याल एक प्लान बनाते हैं एंड वो होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर ये फैसला करते हैं कि इंडिया के सारे नोट्स को ही चेंज कर दिया जाए, यानी कि डीमोनेटाइजेशन किया जाए। और फिर इस फैसले के साथ ही पीएम मोदी डीमोनेटाइजेशन कर देते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान द्वारा जो 11,000 करोड़ इंडिया में आए थे और जो 60 करोड़ इंडिया में आने वाले थे, वो सारे के सारे नोट कागज बन के रह जाते हैं। और पाकिस्तान एंड आईएसआई उन पैसों का इस्तेमाल करके इंडिया में जो भी गलत काम करवाने वाले थे, जैसे कि बॉम्ब ब्लास्ट और टेररिज्म अटैक्स, वो सारे के सारे रुक जाते हैं। अब ये सब होने से पाकिस्तान में कई लोगों का नुकसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान होता है खन्ना का, क्योंकि उसने दाऊद इब्राहिम के कहने पर अपनी सारी इन्वेस्टमेंट लगाकर 60 करोड़ के नकली नोट छपवा दिए थे, जो अब उसके सामने सिर्फ कागज से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। इस वजह से परेशान होकर खन्ना आईएसआई के मेजर इकबाल से हेल्प मांगता है, लेकिन वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता। जिसके बाद वो फोन करता है हमजा को एंड ये सुनकर हमजा उसे मिलने आता है और हमजा खन्ना से कहता है कि वो उसकी मदद करेगा। लेकिन मदद करने के लिए वो खन्ना को लेकर सीधा छत पर आता है और उसे छत से धक्का देकर जान से मार देता है, और इस तरीके से वो भारत के एक और दुश्मन को खत्म करता है। इधर हमजा ये इंटेल भी दे देता है कि इंडिया के अंदर ये सारे गलत नेटवर्क तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि यूपी का गैंगस्टर पॉलिटिशियन आतिफ अहमद जिंदा है। और फिर अजय सन्याल को जैसे इस बारे में पता लगता है, वैसे ही वो आतिफ अहमद को मरवाने का प्लान करते हैं, जिसमें कि कुछ गनमैन द्वारा आतिफ अहमद को मरवा दिया जाता है। इसके साथ ही अजय सन्याल हमसा अली अंसारी को फ्री हैंड देते हैं एंड वो हमसा से कहते हैं कि अब वो लोग पूरी तरह से तैयार हैं, इसीलिए हमसा को अब जो करना है वो उसे अपने तरीके से कर सकता है और इंडिया के दुश्मनों को जैसे खत्म करना है वैसे खत्म कर सकता है। एंड अब इसीलिए उसका सिर्फ यही काम है कि वो इंडिया के दुश्मनों का खात्मा करे। इसके बाद हमसा बिल्कुल ऐसे ही करता है, और अब क्योंकि वो पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा गैंगस्टर था, पॉलिटिकली बहुत पावरफुल था एंड उसके पास फाइनेंस की भी कोई कमी नहीं थी, इसीलिए वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और इंडिया के खिलाफ जितने भी टेररिस्ट थे, यानी कि वो लोग जो कि इंडिया के खिलाफ काम कर रहे थे या फिर उन्होंने कभी न कभी इंडिया को नुकसान पहुंचाया था, हमसा बारी बारी करके उन सारे टेररिस्टों को खत्म करवा देता है। लेकिन दोस्तों इन सबके बीच ही हम ये देखते हैं कि एसपी चौधरी की स्पेशल टास्क फोर्स के अंदर एक ऑफिसर होता है, जिसे एसपी चौधरी के साथ ही हमसा पर शक था, और इसीलिए वो हमसा के बारे में जानने के लिए सीधा हमसा के घर जाता है, वो भी उस टाइम पर जिस टाइम पर हमसा अपने घर पर नहीं था। एंड वो उसके घर में घुसकर पहले तो हमसा के घर के गार्ड्स को बंदी बनाता है एंड देन उसके बाद हमसा की वाइफ एंड उसके बच्चे को पकड़ लेता है। इसके बाद वो हमसा की वाइफ यलीना को डराता धमकाता है कि वो उसके बेटे को जान से मार देगा अगर यलीना उसे हमसा के बारे में सब कुछ सच नहीं बताएगी तो। और अब क्योंकि अपने बेटे के लिए यलीना डर जाती है, इसीलिए वो उसे हमसा के बारे में सब कुछ सच बता देती है। एंड जब वो पूछता है कि क्या हमसा एक इंडियन स्पाई है, तब यलीना हाँ कर देती है एंड वो कहती है कि हाँ ये सच है। अब ये बात जानते ही वो ऑफिसर हमसा को अरेस्ट करने के लिए वारंट निकालता है, लेकिन साथ ही साथ वो आईएसआई के मेजर इकबाल को भी इन्फॉर्म कर देता है एंड वो उसे बता देता है कि हमसा एक इंडियन एजेंट है और इसीलिए पाकिस्तान में अब तक जो भी हो रहा है वो सारी की सारी चीज़ें हमसा कर रहा है या फिर करवा रहा है। ये बात जानते ही मेजर इकबाल गुस्से से आग बबूला हो जाता है, क्योंकि हमसा ने धीरे धीरे करके मेजर इकबाल का ट्रस्ट जीत लिया था और मेजर इकबाल को हमसा पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो गया था। लेकिन आज हमसा की सच्चाई जानकर वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब गुस्से में आकर मेजर इकबाल जब अपने घर आता है, तब उसका फादर उस पर चिल्लाने लगता है और वो हमेशा की तरह उसे उल्टी सीधी बातें बोलता है। लेकिन आज के दिन गुस्सा आकर मेजर इकबाल अपने फादर को ही पानी में डुबाकर मार देता है। साथ ही साथ मरने से पहले वो अपने फादर से ये भी कहता है कि वो उसे अपनी वीरपा की जो झूठी कहानी सुनाता है वो उसके बारे में सब कुछ जानता है।
वो जानता है कि उसका फादर कोई बहादुर ऑफिसर नहीं बल्कि एक डरपोक था, जिसने कि 1971 की वॉर में इंडिया के सामने घुटने टेक दिए थे और पाकिस्तान की मुखबरी करके बहुत सारे सोल्जर्स को मरवाया भी था। एंड फिर ये सब बोलकर वो अपने फादर को पानी में डुबा के जान से मार देता है। इसके बाद ही मेजर इकबाल ये ठान लेता है कि अब वो हमसा को जान से मार देगा। ऐसा करने के लिए वो हमसा को बहुत सारे वेपन्स का एक कॉन्ट्रैक्ट देता है और उन सारे वेपन्स को सप्लाई करने के लिए उसे एक मॉस्क के अंदर बुलाता है। हमसा जब वहां पर वेपन सप्लाई करने जाता है तब मेजर इकबाल उसे अपने पास अकेला बिठाता है एंड सारे के सारे वेपन्स को उसी बिल्डिंग के अंडरग्राउंड में भिजवा देता है, जहां पर पहले से ही बहुत सारे टेररिस्ट थे और ये वो टेररिस्ट थे जो कि आने वाले टाइम में इंडिया पर अटैक करने वाले थे। अब इसके बाद ही मेजर इकबाल यहां पर हमजा की पीठ पर चाकू मारता है एंड वो 2-3 बार उसे स्टैब करते हुए उससे कहता है कि अब वो ये जान चुका है कि वो इंडिया का एजेंट है और इसीलिए हमजा ने अब तक जो भी किया है वो उससे उन सारी चीज़ों का बदला लेगा। अब दोस्तों, पहली बार देखने से हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब हमजा फंस चुका है और शायद से अब उसकी जान जाने वाली है, लेकिन फिर यहीं पर एक फ्लैशबैक आता है जिससे कि हमें ये पता लगता है कि एक्चुअली में हमजा इन सारी चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर था और इसीलिए उसने सारी चीज़ों की प्लानिंग कर रखी थी। फ्लैशबैक के अंदर हम ये देखते हैं कि हमजा यहाँ पर आने से पहले सीधा बलोच रेवल्स के लीडर शिरानी से मिलने जाता है और अब क्योंकि आईएसआई वाले बलोच रेवल्स को मारते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर हमजा शिरानी से ये कहता है कि अब बलोच रेवल्स नहीं मरेंगे और ना ही किसी बलोच की जान जाएगी, क्योंकि अब बलोच रेवल्स मिलकर सारे के सारे आईएसआई वालों पर एंड उनके सारे आतंकवादियों पर हमला करेंगे और एक ही बार में उन सबका खात्मा करेंगे। और यही चीज़ करने के लिए हमजा ने शिरानी एंड उसके सारे बलोच रेवल्स को उसी मॉस्क के बाहर सोल्जर्स की ड्रेस में बुलाया था, ताकि सोल्जर्स की ड्रेस में आने की वजह से उन पर कोई भी शक न करे और वो आराम से फायरिंग कर सकें। इसके साथ ही दोस्तों, हमजा ने जो भी सारे वेपन्स के सप्लाई दिए थे उन सारे बॉक्सेस के अंदर उसने वेपन्स के साथ साथ वहां पर टाइम बम्स भी फिट कर रखे थे और इन सारे टाइम बम का जो बटन है वो हमजा ने अपने साथी के हाथों में दिया था। इसीलिए इसी मॉस्क के बाहर हमजा का जो साथी खड़ा होता है वो बटन दबा के सारे बॉम्ब्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि मॉस्क की वो पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाती है और अंदर के बहुत सारे टेररिस्ट मारे जाते हैं। हालांकि इस ब्लास्ट के अंदर हमजा, मेजर इकबाल एंड मेजर इकबाल के 2 साथी बच जाते हैं, लेकिन इन तीनों से हमजा फाइट करता है और वो पहले तो मेजर इकबाल के दोनों साथियों को खत्म कर देता है, जिसके बाद उसकी फाइट मेजर इकबाल से होती है। इधर इतने में बाहर की तरफ हम ये देखते हैं कि शिरानी अपने सारे बलोच रेवल्स के साथ वहां पर पहुंचता है और वो बाहर मौजूद सारे टेररिस्टों पर अटैक कर देता है। साथ ही साथ वहां पर आईएसआई के भी जितने ऑफिसर्स होते हैं वो उन सब पर भी फायरिंग कर देते हैं और धीरे धीरे करके उन सब को भी खत्म करने लगते हैं। इधर मेजर इकबाल और हमजा की भी 1-on-1 फाइट होने लगती है, लेकिन इस फाइट के अंदर हमजा मेजर इकबाल पर भारी पड़ता है, जिस वजह से मेजर इकबाल उससे बचकर भागने लगता है। भागते भागते वो दोनों बहुत दूर रेलवे स्टेशन के पास आ जाते हैं, जहां पर आकर उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होती है। इस फाइट के अंदर पहले तो मेजर इकबाल हमजा पर भारी पड़ता है, लेकिन फिर बाद में हमजा मेजर इकबाल के दोनों पैरों को डैमेज कर देता है एंड देन उसके बाद वो पास में खड़ी एक ट्रेन को देखता है, जिस ट्रेन के डब्बों में केरोसिन का ऑयल भरा होता है और फिर इसीलिए हमजा मेजर इकबाल को जंजीर से बांधता है और उसे उठाकर सीधा ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है एंड देन वो कंटेनर का ढक्कन खोलता है और मेजर इकबाल को उसके अंदर डाल देता है। एंड देन उसके बाद हमजा उस कंटेनर से दूर हो जाता है और अपनी लाइटर से उस केरोसिन ऑयल के अंदर आग लगा देता है, जिससे कि केरोसिन ऑयल से भरा वो पूरा कंटेनर ब्लास्ट हो जाता है और उस कंटेनर में मौजूद मेजर इकबाल भी खत्म हो जाता है। लेकिन दोस्तों, अब क्योंकि एसपी चौधरी के साथ के टास्क फोर्स ऑफिसर्स ने हमजा के खिलाफ वारंट निकलवा दिया था, क्योंकि वो लोग ये जान चुके थे कि हमजा एक इंडियन एजेंट है, इसीलिए वो लोग सीधा हमजा के पास पहुंचते हैं एंड वो लोग हमजा को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद ही हमजा को मार पीट के उसे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है, ताकि हमजा किसी तरह से उन सबको ये बता दे कि उसने इंडिया को अब तक कौन कौन सी इंटेल दी है। लेकिन हमजा पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया है, ये खबर जल्दी से कोई इंडिया में अजय सन्याल को दे देता है। हालांकि ये खबर कौन देता है वो आपको आगे पता लगेगा, लेकिन इंडिया में जैसे अजय सन्याल को ये पता लगता है कि उनका सबसे मोस्ट वैल्यूएबल एसेट हमजा अली अंसारी पाकिस्तान में पकड़ा गया है, वैसे ही वो जल्दी से आईएसआई के चीफ को फोन करते हैं, जो कि एक्चुअल में इस टाइम पर हमजा के सामने प्रेजेंट होता है और वो हमजा का टॉर्चर देख रहा होता है। हम ये जानते हैं कि यहाँ पर जो आईएसआई का डायरेक्टर होता है उसका नाम होता है शमशद हसन, और उसे जैसे अजय सन्याल का फोन आता है वैसे ही वो उन्हें ये बताता है कि हमजा पकड़ा जा चुका है। लेकिन अजय सन्याल उसे ये कहते हैं कि वो लोग हमजा को जल्दी से छोड़ दें, क्योंकि अगर उन्होंने हमजा को नहीं छोड़ा तो वो पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ही बड़ी बात लीक कर देंगे। अब असल में दोस्तों, ये जो आईएसआई का डायरेक्टर होता है यानी कि शमशद हसन, इसने कुछ महीने पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो खबरें होती हैं वो लंदन में जाकर इजरायलियों के साथ मीटिंग करके उन्हें लीक कर दी थी।
जिसके बदले में उसे बहुत सारे पैसे मिले थे, लेकिन इजराइल ने इस बारे में इंडिया को बताया था और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया को प्रूफ्स भी दिए थे और इसीलिए उन्हीं सारे प्रूफ्स की कुछ फोटो और वीडियोस अजय सन्याल शमशद हसन को भेजता है। जो फोटो वीडियोस देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि अगर अजय सन्याल ने इन सारी बातों को पाकिस्तान में लीक कर दिया तो पाकिस्तान की जनता और गवर्नमेंट सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान को मार देंगे। और इसीलिए ISI का डायरेक्टर शमशद हसन अजय सन्याल की बात मान लेता है एंड वो हमजा को छोड़ने के लिए मान जाता है। लेकिन वो ये कहता है कि हमने एक इंडियन एजेंट को पकड़ा है, इस बारे में पूरे पाकिस्तान को पता लग गया है, इसीलिए हमें किसी न किसी को तो पकड़ के ये दिखाना ही होगा कि वो इंडिया का एजेंट है। यानी कि आसान भाषा में कहें तो हमजा का इल्ज़ाम किसी और के सर पर तो डालना ही होगा। ये बात सुनकर हमजा उससे कहता है कि इसके लिए वो लोग उज़ैर को पकड़ सकते हैं और उज़ैर के सर पे इल्ज़ाम डाल सकते हैं कि वही इंडिया का एजेंट है। जिसके बाद दोस्तों हमजा को छोड़ दिया जाता है और उसे सही सलामत इंडिया के बॉर्डर्स तक पहुंचा दिया जाता है। और रही बात उज़ैर की, तो उसे जेल से निकालकर इंडियन स्पाई घोषित कर दिया जाता है और हमजा के सारे इल्ज़ाम उस पर मढ़ दिए जाते हैं। अब इधर हमजा जैसे ही इंडियन बॉर्डर्स तक पहुंचता है वैसे ही उसे इंडिया की तरफ से लेने के लिए गाड़ी आती है। लेकिन दोस्तों हमजा जैसे इस गाड़ी के अंदर बैठता है वैसे ही वो ये नोटिस करता है कि उसके बगल में कोई और इंसान बैठा है और असल में दोस्तों वो इंसान और कोई नहीं बल्कि जमील जमाली होता है। एंड फिर यहाँ पर यह बात भी रिवील होती है कि पाकिस्तान का पॉलिटिशियन जमील जमाली पाकिस्तानी नहीं है, बल्कि वो खुद भी एक इंडियन है जो कि 45 ईयर्स से इंडिया के लिए पाकिस्तान में स्पाई बनकर घूम रहा है। यहाँ तक कि हमजा पकड़ा गया है ये खबर भी जमील जमाली ने अजय सन्याल को दी थी। इसके बाद ही जमील जमाली हमजा को इंडिया के अंदर सेफली पहुंचा कर आता है और वहां पर उसे एक प्राइवेट प्लेन में बिठाता है, जिस प्लेन में बैठकर वो सीधा अजय सन्याल के पास पहुंचता है। और फिर इसके बाद जब हमजा अजय सन्याल से मिलता है तब वो हमजा को ये बताते हैं कि उसने मिशन धुरंधर को पूरा कर लिया है और अब इस मिशन को पूरा करने के बाद बारी है अगले मिशन को पूरा करने की और उसे उसके अगले मिशन की सारी इन्फॉर्मेशन कल सुबह दी जाएगी। इसीलिए कल सुबह तक के लिए वो आराम कर सकता है। लेकिन दोस्तों अगली सुबह अजय सन्याल और ऑफिसर बंसाल ये नोटिस करते हैं कि हमजा यानी कि जसकीरत सिंह रंगी अपनी जगह से गायब हो चुका है, वो भी बिना बताएं, और वो कहाँ गया है इस बारे में कोई नहीं जानता है। लेकिन फिर अगले पल हम जसरत सिंह यानी कि जस्सी को देखते हैं जो कि अपना भेस बदल के सीधा ट्रेन में बैठता है और पठानकोट में अपने गांव जाता है और अपने गांव आकर अपने घर के बाहर खड़ा हो जाता है एंड वहां खड़ा होकर वो अपनी फैमिली को देखता है, जहां पर उसकी फैमिली में उसकी मदर, उसकी सिस्टर एंड उसकी सिस्टर के 2 बच्चे होते हैं। लेकिन यहां पर ही जस्सी अपने कदम रोक लेता है एंड वो अपनी फैमिली से मिलने नहीं जाता क्योंकि एज ऑफ कोर्स अपनी इस लाइफ को वो बहुत पीछे छोड़ के आ चुका है और अब उसकी पूरी लाइफ देश के नाम पर है एंड इसीलिए यही बात सोचकर वो अपनी फैमिली से मिलने के लिए कदम नहीं बढ़ाता। लेकिन दोस्तों इसी सीन के साथ ये पूरी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों यही थी वीडियो धुरंधर द रिवेंज की मूवी की कंप्लीट स्टोरी के ऊपर। आपको इस मूवी की स्टोरी और ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट्स में धुरंधर, धुरंधर 2, गुड, वेरी गुड या फिर ऐसे किसी वर्ड का इस्तेमाल ज़रूर करना। लाइक और कमेंट इसीलिए क्योंकि आप सबके लाइक्स और कमेंट्स ही हमें मोटिवेशन देते हैं। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो आप जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।